check. Hello?
समय निकालिए, बाहर में जाइए। चलो अब तुम लोग कैसे क्वेश्चन देखोगे? चलो, और ये जो इस टाइप के क्वेश्चन है ये भी मेनली उसमें आते हैं, किसमें? बोर्ड्स में। ठीक, जैसे कि ये है इंडिकेट द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, इंडिकेट द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म एग्जिबिटेड बाय द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, बढ़िया है। देखो जैसे कि पहला दिया हुआ है आपको पोटेशियम और साथ में चाहिए क्रोमियम, उसके साथ में चाहिए रहेगा H2O 2 और C2O4 2। चलो इसमें कौन कौन सा आइसोमेरिज्म बता लोगे? इसमें कहा लिंकेज आइसोमेरिज्म है? सिस ट्रांस तो बहुत इजीली बन जाएगा इसमें। क्यों? क्योंकि लास्ट क्लास में याद है मैंने आप लोगों को एक क्लास में तो मैंने आप लोगों को बताया था ऐसा MLA2LB4 ऐसा वाला, फिर एक में मैंने बाइडेंटेड वाला भी बताया है आप लोगों को। तो उस हिसाब से ये बाइडेंटेड है, ये मोनोडेंटेड है। ठीक, वैसे भी हम लोगों ने जब क्लासिफिकेशन देखा था उसमें H2O को मोनोडेंटेड नहीं रखे है ना। हाँ, तो अब कहानी क्या है, ये जो C2O4 है अब इनकी पोजीशन मतलब जैसे, चलो देखो मैं बना ही देता हूं आपको। ये H2O और ये H2O, इधर पे ये एक EN, यहाँ पर ये एक EN, तो हाँ? अरे 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 C2O4 है ना, मतलब ऑक्सलेट OX। बताओ भाई, सिस है ट्रांस है? ट्रांस है भाई। मैंने ये चीज लिखवाई भी थी कि जब एक्सिस के दोनों छोर के सेम रहता है तो वो ट्रांस है। अब इसका एक तो सिस बना लो, सिस बनाने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है अपने पास। ठीक, चलिए दूसरा वाला जो है ये आप लोग बना करके दिखाइएगा। कहीं फ्रिज में ले तो तुम घुस जाओ उसी में। ये लो, कौन सा आइसोमेरिज्म मिलेगा इसमें? ब्रैकेट वहां पे लगाना। हाँ जी हाँ जी, ये है ब्रैकेट। देखो आइसोमेरिज्म पहचानने के लिए तो पहचानो पहले ये है कौन सी कैटेगरी का। इसमें देखिए ये है सेंट्रल मेटल एटम और La5LB1। इसको इधर की कहानी छोड़ दो, ये ऐसा ही है ना। ये अपने को मालूम है ज्योमेट्री डिसाइड करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी वैलेंसी, ना कि प्राइमरी वैलेंसी। तो ये La5 और LB1 क्या ऐसे वाले में कोई आइसोमेरिज्म सिस ट्रांस का आता है? नहीं आता। लेकिन इसमें एक आइसोमेरिज्म कौन सा मिलेगा? लिंकेज आइसोमेरिज्म। एक ये खुद और दूसरा इसका लिंकेज आइसोमर कौन होगा? कोबाल्ट NH3 5ONO और यहां हो गया NO3 ट्वाइस। ठीक, चलिए अगला है
अब ये वाला तो आप लोग बता ही लोगे क्योंकि ये भी लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है। COEN3 Cl3 बताओ। ये फैक्मर आइसोमेरिज्म शो करेगा। ये फैक्मर और सिस्टर्स दोनों में ही जाना पॉसिबल है, लेकिन फैक्मर हम लोग प्रेफर करेंगे। किस लिए? ये लास्ट क्लास में मैंने बताया था, अगर 3 लिगेंड सेम हो तो 3 लिगेंड सेम होने की कंडीशन में जैसे ये मान लो ये कोबाल्ट है और 3 क्लोरीन अगर इधर इधर आ गए तो वो क्या है, एक ही उसमें आ गए तो ये क्या कंडीशन कहलाएगी, मेरिडियनल। ठीक, और 2 इसमें और एक अबव द प्लेन या मतलब अबव द प्लेन बिलो द प्लेन चली गई तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, कंडीशन कहलाएगी फेशियल, क्योंकि वो एक फेज बनाएगा। ठीक, तो इसमें फैक्मर आइसोमर मिलना पॉसिबल है। बना लोगे? चलो जल्दी से बना के दिखाओ, जल्दी से एक बार क्रॉस चेक कीजिए आप लोगों से बन रहा है नहीं बन रहा है। फैक्मर बनाना है। एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, जैसे कि मान लो ये होता तो अब इसमें क्या बेटा, ये तीनों चीजें एक ही प्लेन पर है ना, तो ये किसमें काउंट होने लगी, मेरिडियनल। और इन दोनों के बजाय कोई एक ऊपर रहता, जैसे कि एक ऊपर दो या एक मिनट, सॉरी मुझसे ही गलती हो गई, मुझे ये Cl को नहीं कंसिडर करना है क्योंकि हम लोग तो इसी को लेकर भी चल रहा है ना। ठीक 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 ठीक, गुड। रुक जाओ, इसमें सिस ट्रांस नहीं मिलेगा भैया, इसमें अपने को डेक्स्ट्रोलीवो मिलेगा। अगर यहां EN और यहां EN और यहां EN है तो डेक्स्ट्रोलीवो पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है? हाँ, क्लॉकवाइज। अभी सीधी सीधी सी चीज, जिस तरफ आपको भारी ज्यादा दिखता है उसी को मान के चलो। अगर भारी किधर दिख रहा है आपको, राइट हैंड साइड, तो ये क्या है, ये डेक्स्ट्रो। ठीक, और वो क्लॉकवाइज और वो उस डेप्थ में जाएंगे, लेकिन उससे पहले पहचानोगे कैसे, आपको भारी किधर दिख रहा है, राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड का मतलब डेक्स्ट्रो। ठीक, इसका लीवर फॉर्म कैसा बनता, और EN। तो ये कैसा आइसोमर बनता है, आपके मतलब इस मॉलिक्यूल के लेफ्ट हैंड साइड में ज्यादा भारी दिख रहा है तो ये लीवो है, तो इसमें क्या मिलेगा आपको, DL आइसोमरिज्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, गिव एविडेंस ये दोनों आयोनाइजेशन आइसोमर है, कैसे पता करोगे या क्या है?
आयोनाइजेशन आइसोमर ही है, ठीक। ये इधर होगा, और कैसे पहचानेंगे भाई, क्या एविडेंस है कि ये दोनों पोजिशन, सॉरी लिंकेज आइसोमर है, आयोनाइजेशन आइसोमर है। शट अप, कहाँ चार्ज सेम दिखा करो, जब इस वाले मॉलिक्यूल के एक्वस सॉल्यूशन में जवाब देखो सल्फेट आयन अलग हो रहा है ना। आप अगर BaCl2 मिलाओगे तो क्या होगा, BaCl2 का एक्वस सॉल्यूशन मिलाओगे तो बेरियम सल्फेट का वाइट प्रेसिपिटेट आएगा, ठीक। जबकि इसमें क्या है, इसमें Cl- अलग हो रहा है, मतलब कि इस वाले मॉलिक्यूल को वाटर में डिसॉल्व करो जिसमें Cl- का टेस्ट होगा। क्या क्या है Cl- का टेस्ट, क्लोराइड का टेस्ट क्या है, क्लोराइड आयन का टेस्ट क्या है, पहला टेस्ट था ये कंसंट्रेटेड H2SO4 का। अच्छा, मैं बता रहा था कि वो तो स्पेसिफिक ग्रुप का मेंबर है सल्फेट, तो सल्फेट का एक टेस्ट ये वाला है, और सल्फेट का टेस्ट क्या था, NaOH जैसे ही डालोगे, NaOH डालने के बाद फिर स्कूल में प्रैक्टिकल हुआ है, गजब इंसान हो। ये Cl- कंसंट्रेटेड H2SO4 ग्रुप का है कि डाइल्यूट का है, कंसंट्रेटेड H2SO4 ग्रुप का मेंबर है भाई। तो जैसे ही इसमें आप कंसंट्रेटेड H2SO4 की 2-3 ड्रॉप्स डालेंगे तो क्लोरीन गैस की पंजेंट स्मेल आएगी, ठीक, पहला। दूसरा, जैसे ही ये गैस निकल रही है आप उसमें क्या कीजिए, NH4OH से डिप की हुई रॉड लेकर के जाओ, तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, NH4Cl का वाइट फ्यूम्स। ये भी शायद किया होगा, ठीक। और ये वाइट फ्यूम जो है वो तो टेस्ट ट्यूब के अंदर में बिल्कुल ऐसा क्लाउड सा बन जाता है, फिर हो गया, यही है एविडेंस, ठीक। CFT-VBT और स्प्लिटिंग। अब ये तो 11 से पढ़ते आ रहे बेटा हम लोग, अब ऐसे ये सुन के तुम्हारे मैथमेटिक्स ये करने का मतलब नहीं है। चालू है। चलो ये वाला अभी जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स वाला क्वेश्चन क्या है, इस ऐसा ही एक क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व करके दिखाओ। CONH3 इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाने हैं, टाइम पास नहीं करना है, बनाओ उसमें।
क्वेश्चन था वो। तो इसमें कौन सा क्या है वो बताओ। फेस में हो सकता है, फेस में ही होगा। इसमें फैक्मर आइसोमेरिज्म बनेगा। ठीक, फैक्मर आइसोमेरिज्म कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक कंडीशन हम लोग अगर कंसिडर करें तो ये और ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो उसी प्लेन में बन रहा है, तो ये क्या है, मेरिडियनल। ठीक, लेकिन इसी में एक कंडीशन क्या हो गई, हाँ एक सीएल अगर ऊपर ले लोगे तो क्या कंडीशन हो गई, जैसे कि कोबाल्ट ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो अबव द प्लेन गया है। ठीक, यानी कि उसने एक फेस का, हाँ तो ये फैक आइसोमर है। ठीक, तो इसमें फैक्मर आइसोमेरिज्म बनेगा। चलो अब हम लोग देखते हैं वीवीटी और सीएफटी, लेकिन पहले वीवीटी देखेंगे। देखो वीवीटी के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को चाहिए वीवीटी के लिए स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक, और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इस वाले का बस इतना ही आप लोगों को काम आएगा कि आप लोगों को देंगे एक आयन या मॉलिक्यूल और उसका आप लोगों को बताना है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, वो इनर ऑर्बिटल है कि आउटर ऑर्बिटल है, और वो हाई स्पिन है कि लो स्पिन है। इतना ही है काम। ठीक, मेरी हैंडराइटिंग इतनी गंदी तो नहीं है जितना तुम लोग प्रिटेंड कर रहे हैं। इतना सुंदर लग रहा है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिखा हुआ। अब देखो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ये जो आप लोगों के पास दिया है, अरे ये जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है ये आप लोगों की काम की चीज है। जैसे स्टार्टिंग में देख लो, अच्छा H2O जो है, H2O के इधर की कहानी जितनी है वो सब हम लोग वीक फील्ड लिगेंड मानते हैं, और इधर साइड में जितने हैं वो सब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मानते हैं। ठीक, अब इसको पकड़ो। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी लास्ट ईयर जो पढ़े हो आप लोग, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बोलता था, जो वैलेंस शेल है यानी कि आउटर मोस्ट शेल, क्या है वो एलएमएम, तो उसके एलएमएम को तुम एमएनएम बनाओ, थोड़ी देर बाद उसी को एमएनएम बनता है। हाँ, अब मुंह बंद रखे फालतू बकवास नहीं करना। लास्ट ईयर आप लोगों ने क्या पढ़ा बेटा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये कहता है कि जो वैलेंस बॉन्ड यानी कि आउटर मोस्ट शेल है, उस आउटर मोस्ट शेल में
जो सिमिलर एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन होंगे उन्हीं का पेयरिंग होगा और उनकी पेयरिंग के बाद मॉलिक्यूल बनता है। ठीक, इस वाले में आने के बाद बस ये थोड़ा सा चेंज हो गया। थोड़ा सा चेंज कैसे? अब ये जो वैलेंस बॉन्ड की बात आप कर रहे हो, ये वैलेंस बॉन्ड किसके लिए चल रहा है? यही कर रहा था मैं। वैलेंस बॉन्ड चल रहा है आपका सेंट्रल मेटल एटम के लिए। और आपको अच्छे से मालूम है सेंट्रल मेटल एटम में अब इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करने के लिए कौन आएगा इसमें पेयर अप होने के लिए? बोलो ना भाई, वर्णन थ्योरी तो पढ़े हुए ना आप लोग। कौन आता है सेंट्रल मेटल एटम के पास? लिगेंड्स। कौन से लिगेंड्स? प्राइमरी की सेकेंडरी? सेकेंडरी लिगेंड्स आते हैं। अब ये जो सेकेंडरी लिगेंड्स आएंगे सेंट्रल मेटल एटम के वैलेंस ऑर्बिट मतलब वैलेंस ऑर्बिटल जो कि जनरली क्या रहता है? डी ब्लॉक। ठीक, उसी में पेयरिंग करेंगे और उसी में पेयरिंग करने का जो प्रोसेस है उसी से जो अपना कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है वो बनता है, एकदम सीधा। अब यहां पर काम आता है अपने को स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अपने को क्या है, आप लोगों को लिगेंडिंग प्रॉपर्टी या लिगेंडिंग पावर के बेस पर एक सीरीज दी हुई है, उस सीरीज को देखो। अब उस सीरीज के अकॉर्डिंग जैसे एक एग्जांपल मान लो आप NiCN4, आपको बताना है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। देखो इसी एक से आप लोगों को दो तीन चीजें मालूम चल जाती हैं। आप लोगों को एक तो बताना है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। ठीक, आपको बताना है कि ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, मतलब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। आपको बताना है कि ये लो स्पिन है या हाई स्पिन है। ठीक, इतनी चीजें तो हम लोग इसमें बता ही लेते हैं। अब देखो तो उस क्या बोलते हैं सीरीज के अकॉर्डिंग H2O के बाद में है साइनाइड, ये पहले है साइनाइड। यानी कि वो होंगे वीक फील्ड। और आपको एक चीज अगर ये स्कूल में पढ़ाया गया है तो आप लोगों को मालूम होगा कि वीक फील्ड लिगेंड्स की ताकत पेयरिंग को सपोर्ट, पक्का। तो उससे क्या होता है? उसको नाम हटा के कैसे कैसे इसमें एक है ना, इसमें से नहीं हटा पाता ऐसे कुछ है। हाँ, तो वो उसको नहीं हटा पाता, यानी कि वो अपनी अलग जगह बनाता है। ठीक, यानी कि वीक फील्ड लिगेंड जो है वो पेयरिंग को सपोर्ट नहीं करता। आप लोगों को यही बताया गया है, यही बताया गया ना भाई। ठीक, तो वीक फील्ड लिगेंड होने के कारण जो ऑर्बिटल आएगा वो आएगा बाहर का। अब आप लोगों को मालूम है इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना दिख रहा है आपको? 4। और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में अपने को दो कंडीशंस मिलती है, एक मिलता है sp3 या तो मिलता है, हाँ ठीक है चलो, sp2d या तो फिर dsp2। ठीक, अब अगर वीक फील्ड लिगेंड होगा तो बाहर मानना है, और अगर इनर मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा तो वो क्या करेगा? स्टार्टिंग में ही पेयरिंग करना शुरू कर देता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है? डी पहले लिखाएगा। ठीक, तो अब क्योंकि ये है वीक फील्ड लिगेंड तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा ठहरेगा? वीक फील्ड है मतलब वो बाहर वाले ऑर्बिटल की तरफ ही जाएगा, यानी इसका हाइब्रिडाइजेशन है क्या? sp2d। ठीक, अब अगर वीक फील्ड है मतलब वो बाहर वाले ऑर्बिट में ही इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कर रहा है, तो इसका नेचर कैसा होगा? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है ये। ठीक, लो स्पिन या हाई स्पिन? लो स्पिन। क्यों? क्योंकि ये वीक फील्ड लिगेंड है, ये इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कराएगा ही नहीं, तो ये मॉलिक्यूल का स्पिन भी नहीं बढ़ाएगा, वो स्लो ही रखेगा। तो ये है लो स्पिन। जस्ट इसके उल्टे अगर मैं आप लोगों को दे दूं कि निकेल F4, चलिए भाई अब इसकी प्रॉपर्टीज को बताइए। अब देखो तो फ्लोरीन कहां पे रखा हुआ है? काफी पहले है वो, तो ये जितने भी हैलोजन्स है वो सब स्टार्टिंग में ही है। ठीक, यानी कि ये कैसा टाइप का लिगेंड है बेटा? ये हो गया आपके लिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करेंगे? जो इनर ऑर्बिट है पहले उसी में ही पेयरिंग चालू करेंगे, इसलिए ये पेयरिंग को सपोर्ट करते हैं। आप लोगों को उसको भी ये बताया गया होगा। तो अगर पेयरिंग सपोर्ट करना तो पहले इनर ऑर्बिटल भरना चालू होगा। तो अब इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर तो 4 है, लेकिन इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या ठहरेगा? dsp2। एक आध एग्जाम्पल और करोगे समझ आ जाएगा। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड है मतलब ये तो घर में उसकी पेयरिंग करना चालू कर रहा है, तो ये किस टाइप का होगा? इनर ऑर्बिट। और इसका स्पिन क्या होगा? हाई स्पिन। ठीक, चलो
बताओ भाई इसकी तीनों प्रॉपर्टीज। के बाद है ना सर, आउटर ऑर्बिटल लोएस्ट में sp2d। आउटर ऑर्बिटल होगा क्यों? क्योंकि H2 के बाद है, मतलब वीक फील्ड है, ठीक है। और इनर ऑर्बिटल होगा, आउटर ऑर्बिटल होगा। बेटा जो वीक फील्ड है मतलब जो कमजोर है वो घर की चौखट में ही रहेगा, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग फील्ड है वो ताकतवर है वो घर में घुस जाएगा, ठीक। तो वो हो जाएगा इनर ऑर्बिटल। चलो, और हाइब्रिडाइजेशन sp2d। क्यों sp2d भाई? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहता है तो कौन सी कंडीशन, sp3d2 या d2sp3? कौन सा होगा इसमें? sp3d2, क्योंकि ये क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है, ठीक। जबकि इसके जस्ट उल्टे अगर मैं आप लोगों को 2cr चुप पर है सेम sp3d। हाँ, CREDTA 4 6, ये लो। अब उसमें चार्ज दिया नहीं है, हाँ? पहले हाइब्रिडाइजेशन चाहिए d2sp3, क्यों? क्योंकि ये दोनों ही, हाँ। अच्छा, अगर एक से ज्यादा स्पीशीज के लिगेंड होंगे तो उसमें अपने को देखना है कि कहीं कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड वाला तो नहीं आएगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड वाला आएगा तो वो अपनी चलाएगा, ठीक। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या? d2sp3। और अगर ये है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो इनर ऑर्बिट और हाई स्पिन। ये लो, d2sp3 थायोसाइनाइड कहाँ है? H2 के बाद है, कंफर्म, ठीक है। यानी कि एक वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड की कंडीशन में कहानी क्या? लेकिन मुझे तो याद आ रहा है कि सामने है, नहीं बाद में जस्ट बाद NCS और SCM में फर्क है। हाँ, मैं तो वही तो बोला। हाँ पहले हाँ हाँ, डन। चलिए, बहुत ज्यादा हुआ तो इसमें VBT में और बहुत लिमिटेशंस ऑफ VBT लिखने के लिए आ जाता है, तो लिमिटेशंस ऑफ VBT तो बुक में ही है, उसको चुपचाप बस याद कर लिख के आओ, ठीक। दिमाग लगाने वाली चीज बस इतनी ही है जो पक्के से इसका एक क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा, हाइब्रिडाइजेशन। डन। चलो, इसमें कुछ लिखना है तो लिख लो, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्रिस्टल फील्ड थियोरी, ये काम की चीज है। चलिए फिर आगे चलते हैं। अगला आप लोगों को देखना है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है ये थोड़ा सा लेंदी और थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल ज्यादा है, ठीक। तो अब ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या चीज है? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में अपने को दो तीन चीजें चाहिए। पहली चीज तो इसमें ये बोलता है कि जो सेंट्रल मेटल एटम का डी ऑर्बिटल है, मैं आपको इजी लैंग्वेज में वो समझा रहा हूँ कि कहता गया है सेंट्रल मेटल एटम का जो डी ऑर्बिटल है, जब उस पर लिगेंड अटैक करने आता है
आपको मालूम है लिगेंड कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, देन न्यूट्रल। नेगेटिव ही होता है, और अगर न्यूट्रल हुआ तो उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक, तो जब लिगेंड आता है अटैक करने के लिए इस सेंट्रल मेटल एटम पे, तो उसका सेंट्रल मेटल एटम का डी ऑर्बिटल इस लिगेंड के इन्फ्लुएंस में या इसके अटैक करने के कारण स्प्लिट हो जाता है। ठीक, स्प्लिट हो जाता है। अब वो कंडीशन जो है वो कंडीशन कहलाती है डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग। ठीक, अब यहां आपने देखने के लिए चीज है कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में ये डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग किस में है। अपने को मालूम है कि अपने पास कितने ओरिएंटेशंस रहते हैं, कितनी ज्योमेट्रीज होती है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की। शट अप। एक तो होता है ऑक्टाहेड्रल और एक होता है टेट्राहेड्रल। ठीक, चलो इसमें एक और कंडीशन है अपने पास, क्या, स्क्वायर प्लेनर। ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर की कहानी थोड़ी सी सेम होती है और टेट्राहेड्रल की चेंज्ड। कंफर्म है सर? फालतू बकवास करवा लो इससे। स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल सेम रहता है। अच्छा, अब ऑक्टाहेड्रल में भी एक देखेंगे हम लोग, लो सॉरी नॉट लो स्पिन, नहीं भाई, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में ये डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग देखेंगे हम लोग। एक तो वीक फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में, और एक देखा जाएगा इस आपकी बात अलग है गुप्ता जी। आप चाहें तो स्ट्रॉन्ग और इसमें वीक के बीच में कोई मीडियम भी देख सकते हैं। ठीक, अब इसमें ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर की कंडीशन थोड़ी सेम है और टेट्राहेड्रल जो है वो बिल्कुल अलग है। ठीक, इसमें एक चीज और, ये जो डी ऑर्बिटल है ये लास्ट ईयर भी आप लोगों ने पढ़ा होगा शेप ऑफ डी ऑर्बिटल में। डी ऑर्बिटल में कितने लोब्स होते हैं? 5। ठीक, 5 कौन कौन से? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड या डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ठीक, अब इसमें ये जो 5 लोब्स हैं, पांचों ऑर्बिटल हैं, ये बिल्कुल स्प्लिट हो जाता है। ये 2 ग्रुप्स में जाते हैं। एक है T2G, T2G में कौन कौन? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड या जेड एक्स। इन तीनों की एनर्जी होती है बराबर। तो जिन एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी बराबर होती है उनको हम लोग एक नाम देते हैं, क्या? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। ठीक, तो थोड़ा याद करके बताओ तो डीजेनरेट ऑर्बिटल, डी मतलब डीजेनरेट ऑर्बिटल्स का सेट डी ऑर्बिटल के अलावा और किसमें है? किसमें? सब ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैंने एक क्वेश्चन पूछा है, ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स का सेट डी ऑर्बिटल के अलावा और किसमें मिलता है? तो लोगों को एफ ऑर्बिटल का टाइप मालूम भी है क्या?
पी एक्स पी वाई और पी जेड के लिए हम लोग बोलते हैं कि तीनों की एनर्जी सेम है जब तक ये एटॉमिक ऑर्बिटल है। जब ये मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनता है तो आपको मालूम होगा एटॉमिक नंबर 7 तक के अलग रहता है, 7 से जैसे 8 होता है ऑक्सीजन, तो वो याद है वो मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में वो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ठीक ये ऐसा रहता था। और जैसे ही आप 7 से ऊपर जाते थे तो कंडीशन क्या हो जाती थी, ये ऐसे ही रहता था और इसकी जगह पे कैसा हो रहा था, एक मिनट, ये ऐसा और उसके नीचे वाला ऐसा हो जाता था। ठीक, तो जब आप उसमें जाते हैं मतलब मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनाने जाते हैं तब इनकी एनर्जी थोड़ी बहुत चेंज होती है, अदरवाइज एनर्जी सेम ही रहती है। तो ये वाला सेट भी जो है ये क्या है, डीजनरेट ऑर्बिटल्स। और बाकी बच गया कौन, ईजी। ईजी जो है उसमें 2 ऑर्बिटल्स आते हैं, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। किसी किसी पुरानी बुक में ये डी जेड स्क्वायर जो है वो डी एक्स जेड स्क्वायर भी लिखा हुआ है। ठीक, लेकिन सीबीएसई मतलब एनसीईआरटी बोलते हैं कि आप इसको सिर्फ डी जेड स्क्वायर पढ़िए। अब कंडीशन क्या है, ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर के लिए एनर्जी ऑफ T2G is lesser than एनर्जी ऑफ EG। टेट्राहेड्रल की कंडीशन में एनर्जी ऑफ EG is lesser than एनर्जी ऑफ T2G। ये भी ठीक। चलो अब इतने को हम लोग डायग्राम में समझ लेते हैं। तुम किम बधिर अस्ति, मैंने स्टार्टिंग में बोला इन दोनों का सेम रहता है। अभी तो रात बाकी है। देखो अब CFT हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही डिस्कस की कि CFT क्या होता है कि ये जो सेंट्रल मेटल एटम का डी ऑर्बिटल है वो जैसे ही लिगेंड अटैक करेगा लिगेंड के इन्फ्लुएंस में स्प्लिट होगा। तो अब आप लोगों को ये चीज बहुत अच्छे से मालूम है कि जैसे ही किसी मॉलिक्यूल पर या किसी
एटम पर अटैक होगा तो ये पहले तो एनर्जी एब्जॉर्ब करके कंपैरेटिवली ग्रेटर ऑक्सीडेशन सॉरी कंपैरेटिवली ग्रेटर एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। ठीक, तो ये कौन सी कंडीशन है भाई? ये है एक्साइटेड डी ऑर्बिटल ऑफ CNA। ठीक, अब ये यहां से स्प्लिट होना शुरू होगा। हाँ, लेकिन ये डिपेंड करता है कि ऑक्टाहेड्रल है, स्क्वायर प्लेनर है या टेट्राहेड्रल है। अगर ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर है तब तो क्या है कंडीशन? अभी अभी हम लोगों ने देखा था, एनर्जी ऑफ T2G इज लेसर देन दैट ऑफ एनर्जी ऑफ EG, यानी ये है T2G और इसमें ये है EG। अच्छा, मैंने तो एरो के ऊपर बना दिया, आप अगर एरो के ऊपर बनाएंगे तो भी चलेगा। ठीक, चलिए ये है आपका बेस लाइन। अब बेस लाइन के रेफरेंस में इनकी एनर्जी के बीच में जितना डिफरेंस आता है इस को बोलते हैं हम लोग CFSE। जिसका नाम है क्रिस्टल ठीक। अच्छा, अब क्रिस्टल फील्ड एनर्जी स्प्लिटिंग एनर्जी जो है इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे? डेल्टा जीरो से। आपको दिख ही रहा है यहाँ पे कितना ऑर्बिटल है बेटा? 3। और यहाँ पे यानी टोटल एनर्जी के अगर 5 कंपोनेंट करोगे, 5 हिस्से करोगे, तो यहाँ की एनर्जी के लिए कितना बचेगा? 3 तो यहाँ है, उसके पास बचेगा कितना? हाँ, बस, तो ये होगा 2/5 ऑफ डेल्टा नॉट और वो कितना होगा? 3/5 ऑफ डेल्टा नॉट। ठीक, 5 हिस्से हुए थे। और यही चीज अगर किसके लिए हो जाएगी? टेट्राहेड्रल के लिए। तो टेट्राहेड्रल की कंडीशन में स्प्लिटिंग कैसा होगा? T2G ऊपर चला जाएगा और EG नीचे आ जाएगा। ठीक, एनर्जी का ये जो डिफरेंस है ये अभी भी क्या कहला रहा है? CFSE। और यहाँ पर कितना हिस्सा? 3/5 डेल्टा नॉट और ये 2/5 डेल्टा नॉट। ठीक, अब इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, ये क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जितनी ज्यादा होती है मॉलिक्यूल या स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। CFSE जितनी ज्यादा होती है मॉलिक्यूल का थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी उतना ज्यादा होता है। अब ये जो वर्ड है बेटा थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, इसका क्या मतलब? उसको तोड़ने के लिए उतनी ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, उसको आप बोलते हो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। ठीक, आपकी बुक में सिर्फ स्टेबिलिटी चल रहा है। ठीक है, चलिए ये तो हो गया क्या? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। मेरे ख्याल से आप लोगों के सिलेबस में ये नहीं होगा कि इनका अलग अलग से टेबल बनाओ, नंबर ऑफ वन पे डी इलेक्ट्रॉन निकालो और CFSE कैलकुलेट करो, है क्या ये? हाँ, इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, ये वाली जो लाइन है बेटा इधर इधर इधर, ये वाला जो बेस लाइन है, अरे यार ये जो बेस लाइन है इसको हम लोग नाम देते हैं बैरी सेंटर। ठीक, वैसे यहां ये जो आएगा ये होगा बैरी सेंटर। अब बैरी सेंटर से नीचे है किसकी? T2G की एनर्जी और यहाँ पे EG की एनर्जी, तो ये चीज माइनस में, जबकि बैरी सेंटर से ज्यादा है तो ये प्लस में दिया जाता है। ये लीजिए सर। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल सच ये इतना ही आएगा। इसमें जो आने की चीज है वो ये, अरे ये क्या आ गया?
क्या बता रहा था मैं? हाँ, अब इसमें कंडीशन ये है बेटा कि इन ये वाली जो स्प्लिटेड कंडीशन है इसमें हो, चाहे ये एक्साइटेड डी ऑर्बिटल में हो या ग्राउंड स्टेट डी ऑर्बिटल ऑफ सी में। ये क्या है, अगर वो एक्साइटेड है तो ये है ग्राउंड स्टेट डी ऑर्बिटल। तो इनमें से किसी भी कंडीशन में अगर सेंट्रल मेटल एटम के पास में क्या आ रहा है, यहां नहीं लिखता, अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन, तो अगेन अपनी कहानी बिल्कुल वैसे ही हो जाएगी जैसे डीएनएफ ब्लॉक में चल रही थी कि अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन अगर होगा तो वो वाला कंपाउंड कैसा होगा बेटे, कलर्ड होगा, प्लस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे उस कंपाउंड का कलर उतना ही ज्यादा इंटेंस होगा, प्लस वेरी गुड जितने ज्यादा अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन उतना ही ज्यादा उसका डाइपोल मोमेंट होगा। पक्का डाइपोल मोमेंट होगा। बस यहीं से पता चल गया कितनी पढ़ाई की है आपने। मैग्नेटिक मोमेंटम mu is equals to under root n into n plus 2 बोर मैग्नेटॉन। ठीक, नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन होगा तो हाँ पैरामैग्नेटिक बिहेवियर या डायमैग्नेटिक बिहेवियर वाला होगा, प्लस अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन होगा तो हाँ? बोलो, टेक योर टाइम। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनाएगा। ठीक, डी और एफ ब्लॉक के साथ मतलब ये बिल्कुल सेम से नहीं चलता है, उसमें भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन से ये सारी चीज हो रही थी, इसमें भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से सारी चीज होगी। बस फर्क ये है जो डी एन एफ ब्लॉक वाला है उसमें कैसा आता था कि एक्सप्लेन वाई कॉपर प्लस 1 इज कलरलेस वाइल कॉपर प्लस 2 इज कलर्ड। आंसर सेम था, अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन। इस वाले में क्या आएगा, इस वाले में यही सेम क्वेश्चन आएगा, लेकिन अब ये आएगा किसके लिए, कोऑर्डिनेशन आयंस के फॉर्म में। जैसे कि मान लो टी आई मतलब टाइटेनियम, एक ले लो आप 3+ और एक ले लो आप हेक्साहाइड्रेट टाइटेनियम 4+। इन दोनों में से कौन कलर्ड और कौन कलरलेस? नीचे वाला कलरलेस है। क्यों? क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स है। अच्छा, नॉट एन, हाँ ठीक। तो इन दोनों में से प्रॉपर्टी वाइज पैरामैग्नेटिक कौन है? इन दोनों में से कलर्ड कौन होगा? ठीक, इतनी ही है कहानी। ठीक, अब इसके एक्सरसाइज। तो ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल, हाँ भाई क्वेश्चन नंबर, तुम लोग कहाँ से क्वेश्चन लिखोगे? क्वेश्चन है एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। इससे पहले कि हम लोग और डेप्थ में जाएं, यहाँ पे कॉपर कौन से स्टेट में है? +2 का मतलब इसके पास डी ऑर्बिटल में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 रहता है, पहले भी देखा हुआ है हम लोगों ने। ठीक, अब उसके बाद फिर क्या बोला इसने? गिव्स अ ग्रीन प्रेसिपिटेट विथ aqueous potassium fluoride, a bright green solution with aqueous potassium chloride
एक्सप्लेन दिस एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स। क्या बोल अगर इसको आप एक्वस पोटेशियम फ्लोराइड के साथ में रिएक्ट कराते हो तो ये दे रहा है आपको ग्रीन प्रेसिपिटेट, ठीक। लेकिन इसी को आप अगर एक्वस पोटेशियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हो तो ये आपको देता है ब्राइट ग्रीन प्रेसिपिटेट। क्यों? देखो यहां पे तो सारी चीजें सेम है भाई, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक, लेकिन इसमें भी ये K प्लस, लेकिन फर्क किसमें है? लिगेंड में, ठीक। क्लोरीन जो है वो फ्लोरीन के मुकाबले, या फ्लोरीन जो है वो क्लोरीन के मुकाबले क्या है? ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग, और यानी कि जिसको आप बोलते हो बैक बॉन्डिंग, वो क्या है? मतलब इनर ऑर्बिटल में पहले बॉन्डिंग चालू करता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। तो उसमें बैक बॉन्डिंग कराना पॉसिबल है, इसलिए उसमें जो इंटेंस कलर कम होता है, जबकि इस वाले में ब्राइट ग्रीन, मतलब उसमें ये कंपैरेटिवली क्या है? क्लोरीन, फ्लोरीन मतलब फ्लोराइड के मुकाबले थोड़ा सा वीक है, यानी कि उसका जो कलर आएगा वो थोड़ा सा इंटेंस या ब्राइट कलर का आएगा, ठीक। उसके बाद ड्रॉ फिगर टू शो द स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन एन ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड, ये जो बनाया रखा है बस, ठीक। व्हाट इज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये आपको मालूम है। व्हाट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या है? जो एनर्जी डिफरेंस आता है स्प्लिटेड डी ऑर्बिटल्स के बीच में, वही है CFSE। अच्छा, इसमें आप लोगों को सीखने की चीज है फैक्टर्स अफेक्टिंग CFSE। तो उसमें नेचर ऑफ लिगेंड और नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम दोनों अलग अलग से पढ़ाऊंगा मैं, अभी नेक्स्ट उसी को देखेंगे। चलो ये वाला बता सकते हो भाई, बहुत बढ़िया है ये। CrNH3 ये है, कहां चला गया? 3+, ये है पैरामैग्नेटिक, जबकि NiCN4 2- ये है डायमैग्नेटिक। क्यों? एक मिनट, क्रोमियम यहाँ पे इसका तो कितना हो गया? 0, यानी कि ये 3+, इसी के कारण है। यहाँ पे साइनाइड का कितना हो गया? -4। अब -4 में क्या ऐड हो रहा होगा कि -2 बच रहा है? +2, ठीक। अब क्रोमियम और इसमें निकल में देख लो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने कितने बच रहे हैं? कहां से बचेगा? क्रोमियम का कितना जाता है? 4s1 3d5 +3 का मतलब ये पड़ गया, और यहां से 2 उड़ गए, यानी कि n की वैल्यू 3 आएगी। और इसमें निकल में हाँ, पहले निकल का बताओ ना कितना हो रहा है? कहाँ निकल का 25 होता भैया? 4s2 3d, जल्दी बोलो, 3d +2 का मतलब ये 3d8। और मैंने आपको सिखाया कि d6 से d10 तक के बीच में क्या करना है? 10 से माइनस, तो 10 - 8 कितना हो गया? 2। एक के पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन एक के पास वीक फील्ड लिगेंड कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड? ये इन दोनों में कंपेयर करोगे तो साइनाइड जो है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और ये वीक फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड लिगेंड मतलब घर में घुस के पेयरिंग नहीं कर सकता, इसकी पेयरिंग को बाहर, यानी कि इसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये पैरामैग्नेटिक नेचर। जबकि इसमें क्या है भाई? हाँ, ये साइनाइड है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, मतलब ये घर में घुस के पेयरिंग करेगा, बैक बॉन्डिंग कराएगा, तो जो इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है पहले वो खप जाएंगे, यानी इसके पास अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये कैसा हो गया? डायमैग्नेटिक नेचर का। तो आंसर लिखते टाइम आप सिंपली क्या लिखोगे कि
कि as या since NH3 is weak field ligand, so it will क्या बोलना चाहिए, it will facilitate या it will not accommodate back bonding, तो इसलिए इस वाले में क्या रहेगा, अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन बचा रहेगा, जबकि इसमें साइनाइड आयन will accommodate बैक बॉन्डिंग, जिसके कारण इसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा रहेगा. दिस विल मेक NiCN4 2 माइनस डायमैग्नेटिक, while दिस विल बी पैरामैग्नेटिक. ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है, ये जो मैं अभी बता रहा हूं आप लोगों को. नेक्स्ट कहां चला गया क्वेश्चन, FeCN6 4 माइनस and FeH2 6 2 प्लस. इन दोनों का डिफरेंट कलर होता है इन देयर डाइल्यूट सॉल्यूशंस. वाई? क्योंकि इसमें ये जो साइनाइड है, क्या, रुक जाओ पहले इसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करो तो कितना है. यहाँ पे है +2, यहाँ पे भी है +2, ठीक. और +2 का मतलब कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, 5 रहते हैं आयरन में, +3 में 4 और +2 में 5, यानी कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो सेम है. लेकिन साइनाइड जो है वो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो वो पहले बैक बॉन्डिंग कराएगा, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है पहले उसको भरेगा, यानी इसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम है. लेकिन H2O ठहरा वीक फील्ड लिगेंड, ये घर में घुस के बॉन्डिंग नहीं कराएगा, ये बाहर बॉन्डिंग कराएगा. तो इस वाले में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो सेंट्रल मेटल एटम के बचे रहेंगे. तो इन दोनों में किसका इंटेंस कलर आएगा, इस वाले का. दोनों का डिफरेंट कलर आएगा, क्यों, क्योंकि एक के पास स्ट्रॉन्ग फील्ड और एक के पास वीक फील्ड लिगेंड है. एक्सप्लेन द वॉयलेट कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स TiH2O6 3+. ये वॉयलेट कलर का है, क्यों, क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन एक था और H2 वीक फील्ड है, तो वो उसको ऑक्यूपाई नहीं कर पाता. इसलिए ये जो एक अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन है, यही क्या करता है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, दैट विल मेक दिस आयन अपीयर वॉयलेट इन कलर. चलिए इसके बाद किलेट इफेक्ट हो चुका है. हाउ मेनी आयंस आर प्रोड्यूस्ड इन सॉल्यूशंस. ये क्वेश्चन है कोबाल्ट, कहाँ चला गया, NH3 6Cl2, ये कितने आयंस प्रोड्यूस करेगा सॉल्यूशन में. कितने आयंस प्रोड्यूस करेगा सॉल्यूशन में. थोड़ा सा दिमाग लगाओ. इसमें स्क्वायर ब्रैकेट भले ना दिया हो, लेकिन आप स्क्वायर ब्रैकेट यहां तो नहीं मान सकते. क्यों नहीं मान सकते, कि 6 और 2 8 लिगेंड होना पॉसिबल नहीं है. यानी अपने लिए ऑप्शन क्या बचता है, ये बचता ना भाई. अब थोड़ा सा सोच के बताओ, ये कितने आयन प्रोड्यूस करके देगा एक्वस सॉल्यूशन में. 2 क्लोराइड आयन, तो आंसर है इसका 2, ठीक. amongst the following ions which one has highest magnetic moment value. अब इसके लिए तो आप लोगों को यही करना पड़ेगा. चलो इस वाले को भी एक बना के देखो. क्रोमियम, चुपचाप से बैठे. ये लो, इन तीनों में से हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू किसकी आएगी, जिसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसके पास 4 है, इसके पास 3 है, इसके पास 0 है. आंसर तेरा तुक्का सही बैठा बेटा. The most stable complex.
देखो चार ऑप्शंस दिए हुए हैं FeH2O से ये 3+ FeNH3 6 3+ FeC2O4 3 3- FeCl6 3-, इन चारों में से कौन ज्यादा स्टेबल है? सबसे स्टेबल कौन है इन चारों में? क्यों है? क्योंकि वो बाइडेंटेड लिगेंड है, ठीक। और किलेशन किलेट इफेक्ट हम लोगों ने पहले डिस्कस किया हुआ है। बाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड लिगेंड किलेशन शो करते हैं किलेट इफेक्ट, और किलेट इफेक्ट के कारण जितनी ज्यादा डेंसिटी उतना ज्यादा स्टेबिलिटी। और वो जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया, मैं आपको CFSE के लिए बताऊंगा नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और नेचर ऑफ लिगेंड, तो उसमें भी देखेंगे नेचर ऑफ लिगेंड में जैसे जैसे किलेशन बढ़ता है वैसे वैसे CFSE वैल्यू बढ़ती है, और CFSE वैल्यू बढ़ेगी तो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। यानी इन चारों में ये मोनोडेंटेड है, ये मोनोडेंटेड है, ये मोनोडेंटेड है और ये बाइडेंटेड है, तो ये ज्यादा स्टेबल है, ठीक। चलिए उसके बाद ये वाला क्वेश्चन मुझे ये घर में एक बार खुद से करने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 5.31, 3 टॉपिक आप लोग प्लीज नोट कर लीजिए नेक्स्ट क्लास के लिए, ताकि अपन भूल ना जाए उसको। एक है बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स, मेटल कार्बोनिल्स, ठीक। एक है इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और क्या बच रहा है इसमें? हाँ, क्या फैक्टर्स अफेक्टिंग CFSE, फैक्टर्स अफेक्टिंग CFSE। तो मुश्किल से और आधे घंटे की भी क्लास है, ये चैप्टर हो जाएगा खत्म, ठीक। तो इसको देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। साइड से आइए।